देखिए, हम रोज आईने में खुद को देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम उन सीधे और सपाट आईनों से थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलीय दर्पण के पीछे के भौतिक विज्ञान को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में शांत पानी में अपनी परछाई देखने से लेकर एडवांस्ड फिजिक्स तक दर्पणों ने हमें हमेशा हैरान किया है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रोजमर्रा का सवाल पूछता हूं। जरा सोचिए, एक डेंटिस्ट अपने क्लिनिक में दांतों की जांच के लिए जिस छोटे से शीशे का इस्तेमाल करता है और आपकी कार के साइड में जो शीशा लगा होता है, क्या वो दोनों एक जैसे काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों ही दर्पण हैं, लेकिन दोनों की जरूरतें एकदम ऑपोजिट हैं। डेंटिस्ट को दांत की एक बहुत छोटी सी कैविटी को जूम करके या कई गुना बड़ा करके देखने की जरूरत होती है, जबकि सड़क पर गाड़ी चलाते समय एक ड्राइवर को पीछे के पूरे हाईवे का एक बहुत चौड़ा नजारा एक छोटे से फ्रेम में चाहिए होता है। अलग अलग सिचुएशन और उनके लिए बिल्कुल अलग तरह के रिफ्लेक्शन, और बस यही अंतर आज के इस एक्सप्लेनर का मूल आधार है। तो फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे गोलीय दर्पण के परिचय से, फिर समझेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के बीच का फर्क, उसके बाद हमारी दैनिक जिंदगी में इनका इस्तेमाल, फिर गोलीय दर्पण की संरचना और आखिर में बात करेंगे फोकस और उसके गणितीय सूत्र की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, गोलीय दर्पण का परिचय। असल में एक गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कुछ और नहीं, बस एक खोखले कांच के गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आपने एक कांच की पूरी तरह से गोल और खोखली गेंद ली और उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। अब इस टुकड़े को दर्पण बनाने के लिए एक बड़ा ही शानदार तरीका अपनाया जाता है। इसके एक तरफ चांदी या पारे की कोटिंग की जाती है जो इसे रिफ्लेक्टिंग बनाती है, और हाँ, इस कोटिंग को खरोच से बचाने के लिए इसके ऊपर लाल रंग का पेंट कर दिया जाता है। और लीजिए, दूसरी तरफ की सतह बन गई एक बेहतरीन परावर्तक सतह। है ना मजेदार? कांच का एक साधारण सा टुकड़ा साइंस के इस चमत्कार में बदल गया। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां हम अवतल और उत्तल दर्पणों की तुलना करेंगे। अब ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि उसी एक कांच के टुकड़े से दो बिल्कुल अलग तरह के दर्पण कैसे बन सकते हैं। असल में ये पूरा खेल इस बात का है कि आपने पेंट किस तरफ किया है। एक होता है अवतल दर्पण, जिसे हम कॉन्केव मिरर भी कहते हैं। इसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, बिल्कुल किसी गुफा के रास्ते जैसा। ये एक अभिसारी यानी कन्वर्जिंग दर्पण है, मतलब जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं तो वे टकराने के बाद अंदर की ओर मुड़कर एक ही बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। इसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ये अपसारी यानी डाइवर्जिंग दर्पण है, जो रोशनी को बाहर की तरफ फैला देता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक नया चमकदार चम्मच। चम्मच का अंदर का गहरा हिस्सा अवतल दर्पण की तरह काम करता है और बाहर का उभरा हुआ हिस्सा उत्तल दर्पण की तरह। कितना सिंपल है। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन दर्पणों का आखिर काम क्या है? देखिए, इनकी ये जो घुमावदार शेप है ना, यही तय करती है कि इनका असली इस्तेमाल कहाँ होगा। अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह केंद्रित करते हैं या पास की चीजों को बड़ा दिखाते हैं। गाड़ियों की हेडलाइट्स में एक छोटे से बल्ब की रोशनी को एक सीधी और पावरफुल बीम में बदलने के लिए इसका यूज होता है। शेविंग मिरर्स और डेंटिस्ट के दर्पण में भी यही लगता है। यहां तक कि सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल होता है, ताकि सूरज की असीमित किरणों को एक ही छोटे बिंदु पर सिकोड़कर इतनी ज्यादा गर्मी पैदा की जा सके कि खाना पक जाए। कमाल की बात है ना? और उत्तल दर्पण का क्या? वो प्रकाश को फैलाते हैं, इसलिए वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में ये यूज होते हैं, ताकि पीछे का पूरा हाईवे और गाड़ियां एक छोटे से फ्रेम में सिमट जाएं और ड्राइवर को एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ विजन मिल सके। सड़कों की स्ट्रीट लाइटों में भी इनका इस्तेमाल रोशनी को बड़े इलाके में फैलाने के लिए किया जाता है। हमारा चौथा हिस्सा थोड़ा टेक्निकल और बहुत ही जरूरी है। यहां हम गोलीय दर्पण की संरचना को समझेंगे। इन दर्पणों को गणित और भौतिकी के नजरिए से समझने के लिए इनकी बनावट जानना जरूरी है। किसी भी गोलीय दर्पण का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है ना, उसे ध्रुव या पोल कहते हैं और इसे पी से दर्शाया जाता है। और यादें वो कांच का खोखला गोला जिसकी हमने शुरू में बात की थी? उस काल्पनिक गोले का जो एकदम केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी सी। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स पी और सी को मिलाती हुई एक सीधी काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो उस रेखा को मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इस ज्यामिति में एक और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है वक्रता त्रिज्या। अगर हम उस दर्पण के घुमाव को पूरा करके वापस एक बड़ा सा गोला बना दें तो उस गोले का जो सटीक रेडियस होगा
बस वही वक्रता त्रिज्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की बिल्कुल सटीक भौतिक दूरी है और इसे कैपिटल R से दर्शाया जाता है। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, फोकस और इसका गणितीय सूत्र। भौतिकी का सारा जादू मुख्य अक्ष पर स्थित एक पॉइंट पर होता है जिसे हम मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से दर्शाया जाता है। अब अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो भी प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण पर पड़ती हैं वे टकराने के बाद असल में इसी F बिंदु पर आके मिल जाती हैं। लेकिन उत्तल दर्पण थोड़ा अलग बिहेव करता है। उसमें किरणें टकराने के बाद बाहर की ओर फैल जाती हैं, लेकिन अगर हम उन फैली हुई किरणों को दर्पण के पीछे की तरफ काल्पनिक रेखाओं के रूप में खींचें तो वे सभी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण के मामले में किरणें सच में मिलती नहीं हैं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और ये जो ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी है ना, इसे फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। इसे छोटे अक्षर F से लिखा जाता है। यहाँ स्रोत सामग्री से एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स में XY ग्राफ वाली कार्तीय प्रणाली या कार्टेशियन सिस्टम यूज करते हैं। P को ग्राफ का सेंटर 0,0 मानिए। अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के बाईं ओर होता है जो नेगेटिव X अक्ष पर आता है। वहीं उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे दाईं ओर होता है, इसलिए वो पॉजिटिव X अक्ष पर आता है। ये छोटी सी साइन कन्वेंशन की डिटेल आगे चलकर ऑप्टिक्स के सारे समीकरणों को बिल्कुल सटीक बनाती है। द्वारक या एपर्चर एक और अहम हिस्सा है। आरेखों में इसे M और N अक्षरों से दिखाया जाता है। यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वास्तविक व्यास होता है। इसको आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे के लेंस या हमारी आंख की पुतली की तरह समझ लीजिए। द्वारक जितना चौड़ा होगा, दर्पण उतना ही ज्यादा प्रकाश ग्रहण कर पाएगा और बनने वाली छवि उतनी ही अधिक चमकदार बनेगी। बिल्कुल सिंपल। तो अब इन सभी दूरियों को जोड़ने वाला यह एक मूल गणितीय संबंध देखिए। R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की दोगुनी होती है। या इसका उल्टा कह लें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह फिजिक्स की खूबसूरती ही तो है। दर्पण चाहे आकार में कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, एक अकेला छोटा सा और सिंपल सा समीकरण इन सभी घुमावदार सतहों पर लागू होता है और हमें बता देता है कि प्रकाश की किरणें कैसा बर्ताव करेंगी। एक बार इन दोनों दर्पणों के स्ट्रक्चर को आमने सामने रखकर देखते हैं, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ता है, इसलिए इसका फोकस F और वक्रता केंद्र C दोनों दर्पण के ठीक सामने स्थित होते हैं। वहीं उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है, तो इसके F और C दोनों दर्पण के पीछे एक आभासी दुनिया में स्थित होते हैं। सोचिए, एक ही कांच के गोले से निकली ये दो अलग अलग आकृतियां प्रकृति और विज्ञान के कितने अद्भुत संतुलन को दिखाती हैं। तो लीजिए, इस एक्सप्लेनर के अंत तक आते आते हमने दर्पणों के आकार, उनकी ज्यामितीय संरचना और फोकस के नियमों को तो बहुत अच्छे से समझ लिया है। लेकिन एक बड़ा ही मजेदार और सोचने वाला सवाल अभी भी बाकी है। जब इन दर्पणों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो असल में चित्र यानी इमेजेस बनाती कैसे हैं? वो कौन से नियम हैं जो ये तय करते हैं कि वस्तु की छवि उल्टी बनेगी या सीधी, बड़ी बनेगी या छोटी? ये सवाल हमें रे ट्रेसिंग और इमेज फॉर्मेशन की एक नई और गहरी दुनिया में ले जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज हमने जो नींव रखी है वो उस टॉपिक में आपके बहुत काम आएगी। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ज्ञान का ये सफर आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।